आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स देखेंगे, आर्टिकल 61 और 62। आर्टिकल 61 है प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को जब हटाना हो तो किस तरीके से उन्हें हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 62 है अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो वो कितने समय में पूरी होनी चाहिए, और जो पर्सन वो जो कैजुअल वैकेंसी को फिल करेगा वो कितने समय तक रह सकता है उस पोस्ट पे। तो पहले देखते हैं आर्टिकल 61। इसमें दिया है कि प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हटाना हो अगर तो केवल एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, उसी से ही हटाया जा सकता है और किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। और हटाया क्यों जाएगा? केवल एक कारण से ही इम्पीचमेंट किया जाएगा उनका, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने के लिए ही उनको हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू, और किसी वजह से उनको हटाया नहीं जा सकता। अब इम्पीचमेंट करना है अगर तो प्रेसिडेंट के ऊपर चार्ज लगाया जाएगा, और वो किसी एक हाउस, लोकसभा या राज्यसभा से स्टार्ट होगा, वहां से प्रेफर किया जाएगा, उसको बोलते हैं प्रेफर करना। तो वो चार्ज प्रेफर किया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा से किसी भी एक से, और वो चार्ज एक रिजोल्यूशन के फॉर्म में होगा। रिजोल्यूशन में लिखा होगा कि ये चार्ज प्रेसिडेंट पे लगाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए। और उस रिजोल्यूशन को तब हम मूव कर पाएंगे उस लोकसभा में या राज्यसभा में जब हम एटलीस्ट 14 दिन का मिनिमम राइटिंग में नोटिस दें कि हमारा इंटेंशन है कि हम ये चार्ज लगाना, ये रिजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं प्रेसिडेंट को हटाने का। मिनिमम 14 दिन का नोटिस देना होगा वो रिजोल्यूशन मूव करने के लिए, ये प्रेसिडेंट को हटाने का। और उस नोटिस को साइन करेंगे एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। मान लो लोकसभा में अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके मिनिमम 1/4 सदस्य उस नोटिस पे साइन करेंगे। 14 दिन का जो नोटिस दे रहे हैं कि हमें ये रिजोल्यूशन मूव करना है लोकसभा में। अगर राज्यसभा में मूव कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स उस नोटिस को साइन करेंगे। अब फिर उसके नोटिस को देने के बाद उस सदन में, अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा में, अगर नहीं तो राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है तो राज्यसभा में वो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। और कितने लोग पास करेंगे? बाय अ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। जितने भी सदस्य उस सदन में हैं, जितनी भी मेंबरशिप सीटें हैं, उसके 2/3 मेंबर्स, ये नहीं कि जो प्रेजेंट है उनके 2/3, जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, जितने भी मेंबरशिप है, जितने भी मेंबर्स हैं उसका 2/3, जो नहीं प्रेजेंट है उस समय वोटिंग के समय उनको भी काउंट करिए और उसका 2/3 निकालिए। उतने लोग रिजोल्यूशन को फेवर में वोट करेंगे, तब रिजोल्यूशन प्रेफर होगा और नेक्स्ट सदन में जाएगा। अगर रिजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर इम्पीचमेंट चार्ज इज कंसिडर्ड टू हैव बीन प्रेफर्ड। अभी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं गया है केवल एक सदन से, अभी सेकंड सदन में जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा ये केस। तो दूसरा सदन क्या करेगा? उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेगा, जो इल्जाम लगाए गए हैं प्रेसिडेंट पे वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, या फिर वो किसी और से इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। खुद नहीं करेगा तो दूसरे से करवाएगा, किसी कोर्ट से करा सकता है, किसी ट्रिब्यूनल से करा सकता है, या कोई एक बॉडी फॉर्म कर सकता है जो इसका इन्वेस्टिगेशन करे। दोनों में से कुछ भी, या तो खुद इन्वेस्टिगेट करे या तो किसी से इन्वेस्टिगेट कराए। प्रेसिडेंट के पास क्या अधिकार है? वो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपीयर हो सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, या फिर किसी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज करके अपना पक्ष रख सकते हैं उस इन्वेस्टिगेशन में, उनकी बात सुनी जाएगी। और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर दूसरे सदन ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया, पास कैसे करेंगे? 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जैसे पहले में था वैसे इसमें भी टोटल मेंबरशिप का 2/3 मिनिमम लोग फेवर में वोट करने चाहिए, ना कि जो बैठे हैं वोट कर रहे हैं उनका तो 2/3। तो टोटल मेंबरशिप है उसका 2/3, और उसको उस तरह में पास कर दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि जो चार्ज प्रेफर किए गए थे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो सही है। तो उसके बाद ये उसी दिन से प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट से हट जाएंगे। ये माना जाएगा कि अब वो प्रेसिडेंट नहीं है।
ये तरीका है प्रेसिडेंट को इम्पीच करके हटाने का। और कोई तरीका नहीं होता है प्रेसिडेंट को उनकी सीट से हटाने का। इसको डायग्राम के फॉर्म में देख लीजिए। एक हाउस ने चार्ज प्रेफर किया। चार्ज प्रेफर करने का तरीका क्या था? द प्रपोजल, एक रिजोल्यूशन में चार्ज था और 14 दिन के नोटिस देने के बाद वो रिजोल्यूशन मूव किया गया। उसके बाद वो जो नोटिस साइन होना चाहिए 1/4 मेंबर के द्वारा उस सदन के, और वो 2/3 बहुमत से वो सदन पास कर दे उस रेजोल्यूशन को, तो वो चार्ज प्रेफर हो गया। फिर दूसरे सदन के पास गया जिसने इन्वेस्टिगेट किया या फिर किसी से इन्वेस्टिगेट कराया, और प्रेसिडेंट चाहे तो अपीयर भी हो सकते हैं या किसी को भेज करके अपना पक्ष रख सकते हैं। और उसके बाद दूसरे सदन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया 2/3 बहुमत से और डिक्लेयर कर दिया कि जो चार्जेस उनके अगेंस्ट लगे थे वो सही थे। बस अब प्रेसिडेंट अपनी सीट से हटे हुए माने जाएंगे। तो ये हो गया आर्टिकल 56। इसके बाद आर्टिकल ये आर्टिकल 61 था। अब आ गया आर्टिकल 62। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है प्रेसिडेंट के कार्यालय में, क्यों हो जाएगी? तो कई कारण हो सकते हैं। या तो वो रिजाइन कर दे, या फिर वो इम्पीच कर दिए जाए, हटा दिए जाए, या फिर कोई अन्य कारण से। तो उस केस में हम लोग कैसे, कब तक वो फिल हो जानी चाहिए, ये हमें देखना होगा। इसमें होता है कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी, जितनी जल्दी हो सके उनके हटने के बाद, वो कैजुअल वैकेंसी होने के बाद उतनी जल्दी करना, वो नए प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करना होगा इलेक्शन करके। और किसी भी केस में वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। जो इलेक्शन करना होगा नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, जो नए इलेक्शन करने के बाद जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो फिर फ्रेश 5 साल के लिए रहेंगे। ये नहीं कि वो बैलेंस पीरियड सर्व करेंगे केवल, वो जिस दिन इलेक्ट होंगे तो फिर वो पूरे 5 साल के लिए इलेक्ट हो जाएंगे। और जब ये वैकेंसी जो बनी है, जब जैसे कोई नॉर्मल, जैसे कोई प्रेसिडेंट अगर रिटायर हो रहे हो, उनके 5 साल पूरे हो रहे हो, तो उस केस में इलेक्शन उनकी रिटायरमेंट से पहले कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। अच्छा, अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई, मान लीजिए इलेक्शन होगा थोड़े समय में, 2-4 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में, तो फिर उस दौरान में कौन प्रेसिडेंट का काम करेगा, कौन एक्ट एज प्रेसिडेंट करेगा? उस दौरान वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट की सारी ड्यूटीज निभाएंगे। और अगर किसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट का काम देखेंगे। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के वो प्रेसिडेंट का फंक्शन ड्यूटीज डिस्चार्ज करेंगे। टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, अगर टर्म एक्सपायर हो रहा है तो उनकी टर्म की एक्सपायरी से पहले अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई है डेथ, रेजिग्नेशन, इम्पीचमेंट वगैरह की वजह से, तो एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन 6 महीने से के अंदर करना ही करना है। कौन प्रेसिडेंट की अगर कैजुअल वैकेंसी होगी तो कौन एज प्रेसिडेंट एक्ट करेगा? वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। अगर वो नहीं उपलब्ध है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उपलब्ध नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी उपलब्ध हो। अच्छा, एक आर्टिकल 361 है, इसमें प्रेसिडेंट्स को कुछ प्रोटेक्शंस दी गई हैं। तो पहला चीज ये है इसमें कि वो किसी भी अपनी ड्यूटीज को जो परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए भी किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होंगे। उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया प्रेसिडेंट ने और कहीं भी दस्तखत किया अपनी ड्यूटीज के परफॉर्मेंस में, उनका किसी भी कोर्ट में बुला के उनसे नहीं पूछा जा सकता कि आपने ऐसा क्यों किया, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। लेकिन अभी हमने 61 आर्टिकल 61 देखा था ना, उसमें कोई अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उनको इम्पीच करने के लिए,
तो उस केस में उनका कंडक्ट रिव्यू किया जा सकता है कि क्या क्या किया उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया कि नहीं किया। वो आर्टिकल 61 के तहत उसका रिव्यू हो सकता है। ये रिव्यू कोर्ट भी कर सकती है, ट्रिब्यूनल भी कर सकती है, कोई बॉडी जो भी पार्लियामेंट द्वारा अपॉइंट की गई है वो भी कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, उनको कोर्ट में उनको आंसरेबल नहीं किया सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये फैसिलिटी मिली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी कोर्ट में पार्टी बनाया जा सकता है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया जा सकता है। अच्छा, जब तक कोई पर्सन प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, ना तो शुरू की जाएंगी कोई नई प्रोसीडिंग्स, और ना ही पुरानी जो चल रही थी उनको आगे चलने दिया जाएगा। न तो उनके टर्म के दौरान कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ स्टार्ट की जाएंगी, और न ही पुरानी चलती हुई प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाएगा, वो रुक जाएंगी सारी प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। और किसी भी कोर्ट द्वारा उनके अरेस्ट या इम्प्रिजमेंट का ऑर्डर नहीं इशू किया जा सकता जब तक वो अपनी चेयर पे हैं। कोई सिविल प्रोसीडिंग्स भी तब तक नहीं उनके खिलाफ स्टार्ट हो सकती हैं जब तक कि 2 महीने का कोई पर्सन नोटिस न दे। और ये भी न पुरानी जो चल रही थी उनका, और न कोई नई सिविल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ स्टार्ट होंगी। लेकिन स्टार्ट कब हो सकती है? जो व्यक्ति सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करना चाहता है वो 2 महीने का नोटिस दे प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट के ऑफिस को, उसको अपनी इंटेंशन का, कि और उसमें क्या लिख देगा, उसमें वो नोटिस में बताएगा कि नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग्स क्या है, वो किस तरह की प्रोसीडिंग्स करना चाहता है, द कॉज ऑफ एक्शन क्यों करना चाहता है, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पार्टी बाय होम सच प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड। वो अपना नाम, पता, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस सब देगा, और इसके साथ ही साथ वो बताएगा कि क्या रिलीफ उसको प्रेसिडेंट से चाहिए। ये उनके पर्सनल कैपेसिटी में जो काम किया है प्रेसिडेंट ने, सिविल केस कोई बन रहा है किसी के हिसाब से, तो वो व्यक्ति जो सिविल केस करने से पहले वो 2 महीने का नोटिस देगा प्रेसिडेंट को या उनके ऑफिस को, और उसमें ये सारी डिटेल्स देगा। उसके बाद ही वो सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, और पुरानी सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए भी यही है। ठीक है, आप इसको एग्जांपल में, ये डायग्राम में देख लीजिए। वो किसी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके लिए वो किसी भी कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ नहीं हो सकती, कोई अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर नहीं जारी हो सकता, कोई सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस 2 महीने का नोटिस दिया गया हो सारी बातों का। थैंक यू।